हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। मैथ में हमने बहुत सारे चैप्टर्स को पूरा कर लिया है और आज हम ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज को शुरू करने जा रहे हैं, जो कि JEE CUP के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। आइए देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो ये वो टॉपिक हैं जो हमें इस चैप्टर में कवर करना है। सबसे पहला टॉपिक क्या है? सबसे पहला है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स को देखेंगे, मतलब इसका मतलब समझेंगे कि सिमिलर ट्रायंगल्स किसे बोलते हैं, सिमिलर फिगर किसे बोलते हैं। ये दोनों हम ये पहले वाले टॉपिक में समझेंगे। दूसरा, सिमिलैरिटी के क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि ए क्राइटेरिया होता है, SSS क्राइटेरिया होता है और SAS क्राइटेरिया होता है। इन तीनों को हमें देखना है इस टॉपिक में। फिर इसके बाद क्या है? इसके बाद है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको कि थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, और इसका कन्वर्ज भी हम इसी में देखेंगे। कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम भी इसी वाले टॉपिक में हम देखेंगे। फिर चौथा है एरियाज़ ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल में एरियाज का भी हम उसमें कंसेप्ट देखेंगे कि कैसे जब एरिया दिया हो तो साइड के प्रोपोर्शन को किस तरीके से लिखते हैं, वो हम देखेंगे। पांचवा जो टॉपिक होगा वो होगा पाइथागोरस थ्योरम। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये शुरू के 5 टॉपिक्स, इसको हम पार्ट 1 में कवर करेंगे। ये किस में कवर होगा? ये पार्ट 1 में कवर होगा। और ये जो 6th और 7th जो टॉपिक है, 6th और 7th टॉपिक, इसको हम पार्ट 2 में देखेंगे। पार्ट 2 में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो ट्रायंगल्स में पूछा जा चुका है। तो आइए पार्ट 1 को शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि सिमिलर, ये जो सिमिलैरिटी होता है, ये सिमिलर का मतलब क्या होता है। दो फिगर को हम सिमिलर कब बोलेंगे? तो क्या लिखा हुआ है? दो आकृतियां समरूप यानी कि सिमिलर कहलाती हैं यदि उनकी आकृति समान हो। उनकी आकृति कैसी हो? समान हो, यानी कि उनका आकार एक जैसा होना चाहिए, भले ही उनके आकार मतलब कि साइज भिन्न हो। उनका शेप एक जैसा होना चाहिए, उनका साइज भले ही अलग अलग हो सकता है। किसी दो फिगर को दो तरीके से सिमिलर दिखाया जा सकता है। पहला है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी कि उनके बीच का जो एंगल्स हैं वो एक दूसरे के बराबर हो। पहले ट्रायंगल का या फिर पहले फिगर का कुछ एंगल दूसरे फिगर के उन एंगल के बराबर हो। या फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी कि पहले फिगर के साइड का जो लेंथ है वो दूसरे फिगर के साइड के लेंथ के बराबर हो, या फिर प्रोपोर्शनल हो। बराबर होना यहाँ जरूरी नहीं है, एंगल्स का बराबर होना जरूरी है। ध्यान रखिएगा, सिमिलैरिटी में एंगल्स का बराबर होना जरूरी है, लेकिन साइड का सिमिलर होना मतलब इक्वल होना जरूरी नहीं है। वहाँ पर अनुपात देखा जाता है, यानी कि उसका प्रोपोर्शनल, यानी कि उनका रेशियो सेम होना चाहिए। साइड के लेंथ का रेशियो सेम होना चाहिए। तो आइए इसको देखते हैं। अब ये जो सिमिलर फिगर का ये कंसेप्ट हो गया। अब इसे जब हम ट्रायंगल में देखेंगे तो सिमिलर ट्रायंगल्स में कैसे होता है वो देखते हैं। हम यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल हमारा मेन फोकस रहेगा। तो सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है कि दो त्रिभुज ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF समरूप होंगे। कब होंगे? देखिए इस फिगर में क्या दिया है कि एक ट्रायंगल है ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल है DEF। तो इन दोनों को हम सिमिलर कब बोलेंगे? पहला क्या बोला था कि एंगल सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इस फिगर में ध्यान से देखिए, तो ये जो एंगल A है ये किसके बराबर है? ये एंगल D के बराबर है। तो एंगल A बराबर क्या होगा? एंगल D हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा देखिए ये एंगल B इस ट्रायंगल के एंगल E के बराबर है। तो एंगल B और एंगल E बराबर हो गया। और तीसरा क्या है? तीसरा है एंगल C, इस ट्रायंगल का एंगल C और इस ट्रायंगल का एंगल F, ये एक दूसरे के बराबर है। तो जब ये एंगल क्या होना चाहिए सिमिलर होने के लिए, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए ये तीनों एंगल आपस में एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। यानी कि A D के बराबर रहेगा, B E के बराबर है और C F के बराबर है। तो ये हो गया एंगल की बात। एंगल के अलावा और क्या होना चाहिए कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड का जो लेंथ है वो उनका रेशियो सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या है कि AB बटे DE। अब इसको देखिए यहाँ पे क्या है, ये AB, इस फिगर का ये AB और इस वाले फिगर का ये DE। ये क्या हो जाएगा? AB बटे DE बराबर होना चाहिए BC बटे EF। इस वाले ट्रायंगल का BC और इस वाले ट्रायंगल का EF। और ये तीसरे वाले साइड के भी प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तीसरे वाला साइड क्या है? AC
बटे डी एफ, ए सी बटे डी एफ, तो ए सी बाई डी एफ, ये तीनों आपस में क्या होंगे, आपस में जब प्रोपोर्शनल होंगे, इनका रेशियो मतलब आपस में जब बराबर होगा, प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या है, इनका रेशियो आपस में जब बराबर होगा तो क्या कहलाएगा कि ये करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल है इनके। तो इस तरीके से तीनों एंगल और तीनों एंगल बराबर होने चाहिए और तीनों साइड क्या होने चाहिए, आपस में प्रोपोर्शनल होना चाहिए, तो ही उसको क्या कहते हैं, उसको सिमिलर ट्रायंगल बोला जाता है। तो जब ये दोनों क्राइटेरिया मतलब कि तीनों एंगल आपस में बराबर हों और तीनों साइड का रेशियो आपस में जब प्रोपोर्शनल हो या फिर बराबर हो, तो क्या कहा जा सकता है, तब कहा जा सकता है कि एंगल दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हैं, दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसको लिखने का भी एक तरीका होता है। जब एंगल ए एंगल डी के बराबर है, तो जब भी आप लिखें सिमिलर, जैसे कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, कौन से ट्रायंगल के, तो एंगल ए के बराबर एंगल डी है। तो यहाँ पर जब आपने एंगल ए को पहले लिखा है तो यहाँ पे आपको एंगल डी पहले लिखना होगा। फिर यहाँ पे आपने क्या लिखा है, यहाँ पर आपने एंगल बी को लिखा है, तो बी के बराबर कौन सा एंगल है, बी के बराबर एंगल ई है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी दूसरे नंबर पे हमें ई को लिखना होगा। और यहाँ पर ये जो एंगल सी है, सी किसके बराबर है, एंगल सी बराबर है एंगल एफ के, तो इसलिए तीसरे नंबर पे एफ को लिखना होगा। तो इस तरीके से लिखा जाता है ट्रायंगल के सिमिलैरिटी को। मतलब कि अगर आपने यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी लिखा है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख सकते, मतलब यहाँ पर ट्रायंगल एफ ई डी या फिर ई एफ डी वो सब नहीं लिख सकते। जो प्रोपोर्शनल एंगल जो बराबर होंगे उसके प्रोपोर्शनल ही लिखना पड़ेगा। और इससे एक और चीज़ देखा जा सकता है कि ये जो ए बी है, ये ए बी का जो प्रोपोर्शन होगा वो डी ई के साथ होगा। यहाँ पर देखिए, मैच करिए, ए बी का प्रोपोर्शन किसके साथ है, डी ई के साथ। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद है कि ये बी सी का प्रोपोर्शन ई एफ के साथ होना चाहिए। यहाँ पर देखिए क्या है, बी सी का प्रोपोर्शन किसके साथ है, ई एफ के साथ है। और फिर तीसरा कौन सा है, तीसरा है ये पूरा ए सी, यहाँ से यहाँ तक का ए सी का प्रोपोर्शन किसके साथ होना चाहिए, डी एफ के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पे है भी ए सी का प्रोपोर्शन किसके साथ है, डी एफ के साथ है। तो ये तरीका होता है कि जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनको इस तरीके से लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि आसान भाषा में दो त्रिभुज समरूप होते हैं यानी कि सिमिलर होते हैं यदि उनके कोण यानी कि एंगल क्या होते हैं, बराबर हों और उनकी भुजाएं क्या हों, अनुपात में हो, मतलब कि उनके जो साइड हैं वो क्या है, आपस में प्रोपोर्शनल हों, तब जाके ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर कहलाते हैं। अब आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, अब क्राइटेरिया है कुछ सिमिलैरिटी के। अब सिमिलर ट्रायंगल तो आपने देख लिया कि सिमिलर ट्रायंगल होते कैसे हैं, किस तरीके से सिमिलर ट्रायंगल होते हैं। अब देखते हैं कि उसके क्या क्या क्राइटेरिया हैं। तो उसके 3 क्राइटेरिया हैं, एक है ए, दूसरा है एस और तीसरा है एस। तो सबसे पहला देखते हैं, सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो क्या है, ए यानी कि एंगल का क्या मतलब है कि जब कभी भी दो ट्रायंगल हो और उनके एंगल आपस में बराबर हो, जैसे कि यहाँ पर क्या देखिए इस फिगर में, ये एंगल ए किसके बराबर है, एंगल डी के बराबर है, एंगल बी बराबर है एंगल ई के, और एंगल सी बराबर है एंगल एफ के। तो जब कभी भी ऐसा सिचुएशन हो, ऐसे दो ट्रायंगल हो, तो वो क्या होते हैं, वो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं। उस सिमिलैरिटी का क्या नाम है, ए सिमिलैरिटी, एंगल, तीनों एंगल जब आपस में बराबर हों। तो उसको लिखते कैसे हैं, तो जब लिखेंगे पहला ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल ए के बराबर कौन सा एंगल है, एंगल डी है, बी के बराबर कौन सा एंगल है, बी के बराबर ई है, तो यहाँ पे ई लिखेंगे, और सी के बराबर कौन सा एंगल है, सी के बराबर है एंगल एफ, तो यहाँ पर एफ लिखेंगे। तो ये हो गया लिखने का तरीका कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ के। अब देखिए, अगर मैं यहीं पर पूछूं कि अगर एंगल सी ए बी किसके प्रोपोर्शनल है, सेम फिगर में सी ए बी किसके प्रोपोर्शनल है, तब कैसे लिखेंगे। यहाँ पर देखिए, हमने पहले एंगल सी लिखा है, तो एंगल सी के बराबर कौन सा एंगल है, एंगल एफ है, तो पहले एफ लिखेंगे। फिर यहाँ पर हमने ए लिखा है, तो ए के बराबर डी है, तो यहाँ पर डी लिखेंगे। और एंगल बी हमने तीसरे नंबर पर लिखा है, तो बी के बराबर जो ई है उसको हमें तीसरे नंबर पर लिखना होगा। तो ये तरीका होता है सिमिलर ट्रायंगल को लिखने का। तो क्या लिखा है, इसको एक बार इसको भी देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हों,
ठीक है, एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे के तीनों कोण के बराबर हो तो वो क्या हो जाते हैं, वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप हो जाते हैं, मतलब सिमिलर हो जाते हैं। अब इसमें एक बात ध्यान रखिए कि ए वाले कंडीशन में तीनों एंगल सेम होना जरूरी नहीं होता। तीनों एंगल सेम होना जरूरी नहीं होता। अगर दो एंगल सिमिलर हो तो भी वो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर कहलाएंगे। मतलब कि अगर सिर्फ इतना दिया होता कि एंगल ए बराबर है एंगल डी के और एंगल बी बराबर है एंगल ई के, तो सिर्फ इन दोनों, अगर दो एंगल भी हमें सिमिलर मिल गए तो भी हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। इस क्राइटेरिया का क्या नाम होगा, बाई ए क्राइटेरिया। ए क्राइटेरिया, डबल ए। ट्रिपल ए का मतलब इसके कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर दो एंगल मिल गया तो दो ही एंगल से काम चल जाएगा, दो ही एंगल से सिमिलर हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल आपस में सिमिलर हैं, दो एंगल आपस में इक्वल हैं, तो तीसरा एंगल अपने आप ही ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तो इसीलिए तीनों एंगल चेक करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ दो ही एंगल अगर मिल जाए तो उतना काफ़ी होता है सिमिलर प्रूफ करने के लिए। तो यही चीज़ देखिए यहाँ पर लिखा है कि यदि दो कोण बराबर हों तो तीसरा अपने आप ही बराबर हो जाता है। क्यों? क्योंकि तीनों का 180 के बराबर होता है सम, तो वो तीसरा ऑटोमेटिक एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। इसलिए क्या कहते हैं, इसे ए ही पर्याप्त है। सिर्फ दो एंगल ही मिल जाए तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आपस में सिमिलर हो जाएंगे। अब दूसरा क्राइटेरिया देखते हैं क्या है। दूसरा क्राइटेरिया है एस, यानी कि साइड साइड साइड। तो साइड साइड में क्या है, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज के भुजाओं के समानुपाती यानी कि एक ही अनुपात में हो तो क्या कहलाता है, दोनों त्रिभुज समरूप कहलाता है। साइड में क्या होता है कि ये, जैसे कि ये वाला साइड ए बी और ये वाला साइड यानी कि डी ई, ए बी और डी ई का जो रेशियो होगा, ए बी और डी ई का जो रेशियो होगा वो बी सी और ई एफ के रेशियो के बराबर होगा। बी सी अपॉन ई एफ के रेशियो के बराबर होगा। और यही चीज़ ए सी और डी एफ के रेशियो के भी बराबर होगा, यानी कि ए सी अपॉन डी एफ के भी बराबर होगा। तो जब दोनों ट्रायंगल के तीनों साइड आपस में प्रोपोर्शनल हो जाए तो क्या कहलाते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर कहलाते हैं। मतलब कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल डी ई एफ के, जब तीनों साइड आपस में प्रोपोर्शनल हो। ये किससे होता है, बाई एस क्राइटेरिया। अब इसमें ध्यान रखिए, ऐसा मत करिएगा कि सिर्फ दो साइड ही ले लिए। जैसे ए में हमने जब ए सिमिलैरिटी लिया था तो हमने कहा था कि सिर्फ दो एंगल ही आपस में इक्वल हो जाए तो काफ़ी होता है। अब यहाँ पे ऐसा मत कर दीजिएगा कि एस है तो इसमें से दो सिर्फ साइड ले लें तो आपस में काफ़ी होगा। ये काफ़ी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ये भले काफ़ी हो, एंगल काफ़ी होता है दो एंगल के लिए भी, लेकिन एस डबल एस के बराबर ये नहीं होता। अब तीसरा क्राइटेरिया आइए देखते हैं। तीसरा क्राइटेरिया क्या है, तीसरा क्राइटेरिया है एस मतलब साइड एंगल साइड। इसमें क्या होता है कि यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज के दो भुजाओं के समानुपाती हैं, दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज यानी कि दूसरे ट्रायंगल के दो भुजाओं के समानुपाती हैं और उनके बीच का कोण बराबर हो, उनके बीच का कोण क्या हो, उनके बीच का जो एंगल है अगर वो बराबर हो तो त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल क्या कहलाता है, सिमिलर कहलाता है। जैसे कि आप इस फिगर में देखें, इस फिगर में देखिए तो ये जो ए बी है, ए बी प्रोपोर्शनल है डी ई के। जैसे है ए बी प्रोपोर्शनल है डी ई के और बी सी प्रोपोर्शनल है ई एफ के। मतलब ये बराबर होगा बी सी अपॉन ई एफ के। और इन दोनों, ये जो दोनों साइड आपने लिया है, इन दोनों साइड के बीच का जो ये एंगल है, यानी कि ये एंगल बी और यहाँ पर एंगल ई, ये दोनों अगर आपस में बराबर हो, मतलब कि एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई हो, तो उससे क्या हो जाता है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाता है। यानी कि ए बी सी ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा डी ई एफ के। कैसे हो जाएगा, वो हो जाएगा एस क्राइटेरिया से, बाई एस क्राइटेरिया। तो ध्यान रखिए तीन हो गया, कौन कौन सा, एक तो डबल ए हो गया, दूसरा एस हो जाएगा और तीसरा क्या हो जाएगा एस क्राइटेरिया। ये तीन क्राइटेरिया होते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स के।
बस ये एस ए एस वाले में ध्यान रखिएगा कि ये जो एंगल होता है ये इन दोनों साइड के बीच वाला एंगल होना चाहिए जो आपस में बराबर है। आइए देखते हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि यदि ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ आपस में सिमिलर हैं, मतलब क्वेश्चन में दे दिया है कि सिमिलर है और उसका ए बी का लेंथ दिया है, डी ई का लेंथ दिया है, बी सी का लेंथ दिया है, तो ई एफ का लेंथ पूछ रहा है। सबसे पहले तो क्या है, ये ट्रायंगल मान लीजिए ए बी सी हो गया और ये ट्रायंगल डी ई एफ हो गया। ए बी सी, ये डी ई एफ, ये दो ट्रायंगल दिए हुए हैं। अब क्या दिया है कि ए बी का लेंथ 4 सेंटीमीटर है, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। डी ई 6 सेंटीमीटर है, डी ई का 6 सेंटीमीटर है। बी सी का 5 सेंटीमीटर है। तो ई एफ पूछ रहा है, यानी कि ये वाला लेंथ पूछ रहा है कि कितना होगा। तो अगर ट्रायंगल दोनों सिमिलर हैं, जैसे कि क्वेश्चन में दिया है कि ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ आपस में क्या है, सिमिलर हैं, तो क्या हो जाएगा, इससे हम लिखा जा सकता है कि ए बी बाई डी ई, ए बी बाई डी ई किसके बराबर होगा, बी सी बाई ई एफ के। वो इसके भी बराबर होगा, ए सी बाई ई डी एफ के भी बराबर होगा, लेकिन इसका हमें काम नहीं है, हमें तो सिर्फ यहाँ पर ई एफ निकालना है, तो इसलिए इसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो इन दोनों से सिर्फ काम हो जाएगा। ए बी का वैल्यू, अब सारा वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर ए बी का वैल्यू 4 दिया हुआ है अपॉन डी ई का क्या वैल्यू है, 6 है। फिर बी सी का वैल्यू 5 है और ई एफ का वैल्यू मान लीजिए x रख देते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर सकते हैं। x का क्या वैल्यू हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 5 × 6 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 30/4। 30/4 कितना हो जाएगा, 7.5 सेंटीमीटर। तो जो ई एफ हो गया वो कितना आ जाएगा, 7.5 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 7.5। तो इस तरीके से अगर दिया हो कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो और किसी साइड की वैल्यू पूछे तो आप निकाल सकते हैं इसमें। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि दो त्रिभुज की में यदि एंगल ए बराबर एंगल डी है, एंगल बी बराबर एंगल ई है, तो त्रिभुज समरूप होंगे किस कसौटी से, मतलब कि कौन सा, मतलब क्या निकालना है कि ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर बाय विच क्राइटेरियन, कौन से क्राइटेरियन से बराबर होंगे। तो यहाँ पर देखिए कि एक एंगल बराबर है और दूसरा भी क्या दिया है, एंगल ही दिया है, मतलब कि दो एंगल बराबर है। दो एंगल बराबर है, इसका मतलब कि ए क्राइटेरिया से ये आपस में सिमिलर हो गए। लेकिन ऑप्शन में ए मतलब डबल ए नहीं दिया है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हम ट्रिपल ए को ले सकते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब अगला टॉपिक आइए देखते हैं। अगला टॉपिक है थेल्स थ्योरम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम को बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। थेल्स थ्योरम को बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी कि बीपीटी भी बोलते हैं। इसका स्टेटमेंट आइए पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। थेल्स थ्योरम क्या कहता है, किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे, तो वह रेखा उन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हैं। इसको एक बार इंग्लिश में पढ़ते हैं। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, इट डिवाइड्स द टू साइड्स प्रोपोर्शनली। इसका मतलब मैं समझाता हूँ। मान लीजिए एक लाइन बनाई जा रही है, यहाँ पर जैसे बनाई गई है डी ई, अगर वो किसी इस ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल हो, वहाँ पर क्या हो, यहाँ पर देखिए लिखा होगा पैरेलल होना चाहिए। तो अगर ये जो डी ई है यहाँ पर बी सी के पैरेलल है, डी ई अगर बी सी के पैरेलल है, तो क्या करता है कि ये जो डी ई है इन दोनों साइड को यानी कि ए बी को और ए सी को क्या करेगा, आपस में प्रोपोर्शनली काटेगा। मतलब कि क्या हो जाएगा, ये जो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ये चीज़ आप लिख सकते हैं कब, जब डी ई पैरेलल होगा बी सी के। कब होगा, जब डी ई पैरेलल होगा बी सी के। जब डी ई पैरेलल होगा बी सी के, तो आप इस तरीके से इन दोनों साइड्स को लिख सकते हैं।
अब सिर्फ ये दोनों साइड ही आपस में प्रोपोर्शनल नहीं होता, बल्कि ये जो तीसरा ये जो डी होता है, ये डी भी बराबर हो जाएगा कि डी और ये BC का भी जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इसी के बराबर हो जाएगा। डी और BC का जो रेशियो होगा ये भी क्या होगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से जब कभी भी एक कोई साइड अगर आप ऐसा बनाते हैं जिससे कि वो तीसरे साइड के किसी भी एक साइड के पैरेलल हो, जैसे कि यहाँ पर DE पैरेलल है BC के, तो ये वाला जो साइड है ये क्या करता है, बाकी के दोनों साइड को प्रोपोर्शनली काटता है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं जब कभी भी पैरेलल दिया हो। अब एक एक्स्ट्रा बात ध्यान रखिए कि जब ये DE पैरेलल होगा BC के, तो मैंने अभी बताया था कि AD और DB का रेशियो आपको लेना होगा किसके बराबर, AE और EC के। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ कर सकते हैं, एक और चीज़ ले सकते हैं, वो क्या होगा, ये जो AD होगा इस AD का रेशियो लेना होगा इस पूरे लेंथ के साथ। मतलब कि AD बाई ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, AB, AD बाई AB। देखिए ध्यान से, ये वाला AD बाई ये पूरा का पूरा AB, तो AD बाई AB किसके बराबर हो जाएगा, दूसरे साइड को भी इसी तरीके से लिखेंगे, मतलब कि ऊपर वाला साइड AE बाई ये पूरा का पूरा साइड AC, AE बाई AC। ये भी आप लिख सकते हैं, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं ये वाला काम आएगा। अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है कन्वर्ज ऑफ BPT। इसी का कन्वर्ज मतलब कि ध्यान दीजिए कि मैंने पिछले वाले में बताया था, मतलब थेल्स थ्योरम में बताया था, जब कभी दिया हो कि DE पैरेलल है BC के, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है कि उनके साइड यानी कि AD बाई DB इक्वल हो जाते हैं किसके, AE बाई EC के। ये प्रोपोर्शनल अपने आप हो जाता है ये साइड्स। अब इसका उल्टा है, यहाँ पर क्या है, कन्वर्ज जो क्या है इसका जस्ट उल्टा है। मतलब कि अगर क्वेश्चन में दिया हो कि AD बाई DB बराबर है किसके, AE बाई EC के, तो ऑटोमेटिक इससे क्या समझ में आ जाना चाहिए कि इसका ज़रूर मतलब है कि DE पैरेलल है BC के। दोनों में अंतर समझिए, थेल्स थ्योरम में दिया था कि DE पैरेलल है BC के, ये चीज़ हमारा क्या था, ये गिवन था, तो ऑटोमेटिक क्या हो गया कि इसका प्रोपोर्शनल हो गया, मतलब कि AD बाई DB इज इक्वल्स टू AE बाई EC हो गया। वहीं कन्वर्ज में क्या होगा, कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम में कि ये चीज़ दिया होगा, ये चीज़ गिवन होगा कि कोई एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में एक साइड बनाया गया है DE और इसकी वजह से क्या है, ABC में DE बनाया गया है, जिसकी वजह से क्या है कि AD बाई DB बराबर है AE बाई EC के। ये चीज़ अगर क्वेश्चन में दिया है तो ऑटोमेटिक इसका क्या मतलब हो जाएगा कि ये जो साइड DE है ये पैरेलल हो जाएगा BC के। ये जस्ट इसका उल्टा है। तो ये हो गया आपका थेल्स थ्योरम, ये वाला हो गया आपका थेल्स थ्योरम, और ये वाला हो गया आपका कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। ये क्या हो गया, कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम। बस दोनों एक ही चीज़ है, बस कहने का तरीका अलग है। जो चीज़ गिवन हो उसको जस्ट उल्टा कर देने से उसका कन्वर्ज बन जाता है। आइए एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन है ट्रायंगल ABC में DE पैरेलल है BC के। ट्रायंगल बनाइए फिगर को, ट्रायंगल ABC में DE पैरेलल है BC के। यहाँ पर हमने DE बना दिया BC के पैरेलल। अब AD बराबर 3 सेंटीमीटर है, वैल्यूज को रखिए। AD बराबर 3 सेंटीमीटर, मतलब कि ये जो AD है ये हो गया 3 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक का, और DB है 4 सेंटीमीटर, और ये नीचे वाला क्या है, ये नीचे वाला ये हो गया 4 सेंटीमीटर, और AE दिया है 6 सेंटीमीटर। ये AE दिया है 6 सेंटीमीटर AE। तो EC की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में अगर DE पैरेलल टू BC दिया हुआ है तो इसका क्या मतलब होगा कि यहाँ पर थेल्स थ्योरम का आप अप्लाई करके डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, कि AD बाई DB बराबर होगा किसके, AE बाई EC के। अब सारी वैल्यूज़ को पुट कीजिए। AD का वैल्यू है 3, DB का वैल्यू है 4 इज इक्वल्स टू AE का वैल्यू है 6, और EC की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हैं, EC का वैल्यू निकाल सकते हैं। 4 × 6/3
ये इससे 2 बार में कटेगा और ये हो जाएगा यहाँ से EC का क्या वैल्यू हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन सी 8 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से थेल्स थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब आगे देखिए क्या है, आगे है एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ये अगला टॉपिक है एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये बहुत ही आसान है, इसको आइए समझिए क्या लिखा हुआ है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों, मतलब दो समरूप यानी कि दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, उनके क्षेत्रफल यानी कि एरिया का जो अनुपात होगा, उनके एरिया का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। मतलब कि उनके साइड के स्क्वायर, वर्ग मतलब स्क्वायर के अनुपात के बराबर होगा, उनके रेशियो के बराबर होगा। मतलब कि मान लीजिए दिया है दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये हुआ, एक ट्रायंगल ये हो गया। ये ट्रायंगल है ABC, ये है DEF। तो अगर पूछा जाए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF किसके बराबर होगा, तो क्या लिखेंगे, वो बराबर होगा ये AB का रेशियो किसके साथ बनेगा, DE के साथ। AB बाई DE, AB का रेशियो DE के साथ क्यों बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये मान लीजिए दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, तो AB का रेशियो बनेगा DE के, इसके स्क्वायर के बराबर होगा। यही था कंसेप्ट कि एरिया जब लेते हैं तो क्या करते हैं, इनके स्क्वायर के बराबर लेते हैं। ये बराबर होगा किसके, इस BC का रेशियो लेंगे EF के, BC अपॉन EF का स्क्वायर, और ये इसके भी बराबर होगा AC और DF के रेशियो के बराबर, यानी कि AC बाई DF का स्क्वायर। तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि दोनों सिमिलर ट्रायंगल के जो एरिया का रेशियो होगा वो क्या होगा, उनके साइड्स के प्रोपोर्शन के स्क्वायर के बराबर होगा। इसको देखिए एग्जांपल में कैसे दिया हुआ है। एग्जांपल में समझाया कि यदि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के और AB बाई DE का रेशियो दिया हुआ है, AB बाई DE का रेशियो दिया हुआ है, AB और DE का, तो क्या पूछा है कि एरिया का यहाँ पर रेशियो क्या होगा। तो एरिया का रेशियो क्या होगा, एरिया का रेशियो हो जाएगा इस 2/3 का स्क्वायर, साइड के प्रोपोर्शन के स्क्वायर के बराबर होता है। तो 2/3 का स्क्वायर यानी कि 4/9। तो इस तरीके का क्वेश्चन इस वाले कंसेप्ट से आ सकता है। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में क्या दिया है, एग्जाम्पल में दिया है यदि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं का अनुपात 3/4 है। ठीक है, दो सिमिलर ट्रायंगल हैं जिनके भुजाओं का यानी कि उनके साइड्स का जो अनुपात यानी कि उनका रेशियो है वो कितना 3/4 दिया हुआ है। तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, यानी कि एरिया का उसमें रेशियो पूछा हुआ है। तो आसान है, एरिया का जो रेशियो होगा क्या होगा, रेशियो क्या होगा, एरिया का रेशियो ऑफ एरिया का क्या हो जाएगा, इस 3/4 के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि 3/4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो मतलब कि 9/16 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी होगा। एक और क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया की वैल्यू दी हुई है, एक का 25 है दूसरे का 64 है। द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा ये पूछा है। तो इसमें इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है कि एरिया, मान लीजिए यहाँ पे एरिया 1 डिवाइडेड बाय एरिया 2 क्या दिया हुआ है, एक का 25 दिया हुआ है और दूसरे का 64 दिया हुआ है। तो इसके रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड पूछा है कि कितना होगा। आपको पता है कि एरिया के बराबर क्या, एरिया के रेशियो के बराबर क्या होता है, दोनों साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब कि यहाँ पर अगर मैं साइड 1 अपॉन साइड 2 का स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमसे क्या क्वेश्चन में पूछा है कि द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड, मतलब ये जो रेशियो है इसी की वैल्यू हमें निकालनी है कि कितनी होगी। तो इसकी वैल्यू अगर हमें निकालनी है, मतलब कि साइड 1 अपॉन साइड 2 की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, तो इस साइड स्क्वायर था तो क्या हो जाएगा, इस साइड इधर आके ये रूट बन जाएगा, मतलब कि स्क्वायर रूट बन जाएगा 25/64 के। तो 25/64 का क्या रूट होता है, 25 का रूट होगा 5 और 64 का रूट क्या होगा 8।
यानी कि दोनों साइड का जो रेशियो हो जाएगा, साइड 1 और साइड 2 का जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपसे एरिया के रेशियो के भी बारे में पूछ सकता है या फिर साइड के रेशियो के भी बारे में पूछ सकता है। अब ये जो 5वां टॉपिक है वो देखिए क्या है, वो है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम तो आपको लगेगा कि बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। इसमें क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये हमने ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला हाइपोटेनस हो जाएगा, दूसरा परपेंडिकुलर और एक बेस हो जाएगा। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी के दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, यानी कि h स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये था पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये हमें नहीं सीखना है, हम यहाँ पर ये मेन जो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं इसमें हम इसमें ट्रिपलेट को पढ़ाना चाहते हैं। हम इसमें ट्रिपलेट को पढ़ाना चाहते हैं। वो क्या है, पाइथागोरस का पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। ट्रिपलेट का क्या मतलब होता है कि साइड की ऐसी वैल्यू जिससे क्या होते हैं कि वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करें। मतलब कि आपको पता है कि p और b के स्क्वायर का सम किसके बराबर होना चाहिए, h के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम से हमने ये देखा कि p और प्लस b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर h स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो p की ऐसी क्या वैल्यू लें, 4 और b की ऐसी क्या वैल्यू लें और h की ऐसी क्या वैल्यू लें कि ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर दे। जैसे कि अगर मैं p की वैल्यू 3 लेता हूँ, 3 का स्क्वायर, और b की वैल्यू 4 लेता हूँ यानी कि 4 का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा, ये 5 के स्क्वायर के बराबर होएगा। इसको करके देख लीजिए, 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर होगा 16। इन दोनों को जब आप आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25। ये 25 क्या ये 5 के स्क्वायर के बराबर है कि नहीं है, तो है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए कहा जा सकता है कि ये 3, 4 और ये जो 5 है ये आपस में क्या है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं। 3, 4 और 5 क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं। यहाँ पर इसी तरह देखिए, यहाँ पर कई सारे ट्रिपलेट का यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे क्या हो गया, 3, 4 और 5। इसी तरह 5, 12 और 13, 5, 12 और 13 भी क्या होता है, आपस में पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। 7, 24 और 25 भी होता है, 8, 15 और 17 भी होता है, और 9, 40 और 41 भी होता है। तो सवाल है कि क्या ये याद रखना सारा का सारा ज़रूरी है। तो देखिए ज़रूरी तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप इस तरीके से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम उसमें अप्लाई करेंगे तो आंसर तो आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें से कुछ याद रख सकते हैं तो डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको कम समय लगेगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा कि कभी भी जो ट्रिपलेट में जो सबसे बड़ा जो नंबर होता है वही हाइपोटेनस होता है। मतलब कि यहाँ पर ये जो मैंने जो एग्जांपल लिया था, यहाँ पर मैंने परपेंडिकुलर को 3 और बेस को 4 लिया था और हाइपोटेनस को मैंने 5 लिया। यहाँ पर जरूरी नहीं कि परपेंडिकुलर को ही 3 और बेस को ही 4 लेंगे। हम परपेंडिकुलर को 4 और बेस को भी 3 ले सकते हैं, तो भी हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। तो ये जो बड़ी वाली वैल्यू होती है वो हमेशा हाइपोटेनस की वैल्यू होती है। मतलब कि ये जो पहला एग्जाम्पल है 3, 4 और 5 इसमें क्या होगा, हाइपोटेनस की वैल्यू होगी। इसी तरह 5, 12 और जो 13 होगा, ये 13 क्या होगा, हाइपोटेनस की वैल्यू होगा। 7, 24 और 25 में सबसे बड़ा 25 है, तो 25 क्या है, हाइपोटेनस है। तो इस तरीके से ट्रिपलेट में क्या होता है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही हाइपोटेनस होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो बाकी के 2 साइड होते हैं, जो बाकी के 2 नंबर होते हैं, वो परपेंडिकुलर और बेस में से कुछ भी हो सकते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट से। जैसे कि यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि इन अ राइट ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज में, इफ़ परपेंडिकुलर इज 3 सेंटीमीटर एंड बेस इज 4 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेनस उसका क्या होगा। तो अगर जिसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं पता होगा तो वो तो इसको सॉल्व करने बैठेगा h स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। लेकिन जिसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद होगा उसको पता होगा कि 3, 4 और 5, 3, 4 और 5 क्या होता है, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, जिसमें कि 5 किसकी वैल्यू होती है, बड़े वाला जो नंबर है वो किसकी वैल्यू होती है, हाइपोटेनस की वैल्यू। तो यहाँ पर हाइपोटेनस की वैल्यू पूछा है, तो यहाँ पर डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ऑप्शन ए 5 सेंटीमीटर मार करके आगे बढ़ सकते हैं। अब दूसरा क्या है, दूसरा देखिए, इन अ राइट ट्रायंगल इफ़ हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर
एंड परपेंडिकुलर इज 5 सेंटीमीटर देन इट्स बेस एज। अब कौन सा ऐसा पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है जिसमें 5 और 13 होता है? बस ध्यान रखिए कि यहाँ पे हाइपोटेनस की वैल्यू 13 दी है, इसका मतलब कि जो तीसरा जो बड़ा नंबर होता है वो 13 दिया हुआ है, और बाकी के जो 2 नंबर होते हैं उसमें से एक नंबर है 5। तो 5 के साथ कौन सा नंबर ऐसा होता है जिसके साथ 13 मिलके पाइथागोरन ट्रिपलेट बनता है? तो आपको अगर सारा का सारा पाइथागोरन ट्रिपलेट याद होगा तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं कि 5, 12 और 13 आपस में क्या करता है, पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाता है। मतलब कि यहाँ पर तीनों नंबर में से एक नंबर पूछा है, तो 5 और 13 तो दिया हुआ था, 12 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 12 यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो अगर पाइथागोरन ट्रिपलेट याद होगा तो ये फ़ायदा होता है आपको कि इस तरीके के क्वेश्चन को आप बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा ये पहला पार्ट जो ट्रायंगल का वो पूरा हो गया, थ्योरी वाला पार्ट। और इसके बाद सेकंड पार्ट में हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसको आपको मिस नहीं करना है। ये थ्योरी पूरा का पूरा अच्छे से कवर करने के बाद आपको सेकंड पार्ट भी देखना है, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, आपका कंसेप्ट अच्छा बिल्ड हो जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों को भी हमारा ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।